जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फिजिक्स का चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट लेके आए हुए हैं। और सेकेंड पार्ट में एक टॉपिक आया हुआ था जिस टॉपिक में आपको बताया जा रहा था कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हुआ उसका विचलन कम होता है, और जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं इस इमेज के माध्यम से। ठीक है, ये टॉपिक है हमारे पीछे जो वीडियो बना है उसमें है, लेकिन हम यहाँ भी आपको समझा देते हैं ताकि जिस बच्चा को डाउट होगा उसको ये डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपके पास मतलब एक डाउट भी नहीं बचेगा, इसमें एकदम सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा को नहीं आता है समझ में वो भी समझ जाएगा, वो भी फिजिक्स में एकदम महान हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं इस प्रिज्म का। ये जो प्रिज्म है, अब प्रिज्म से हम क्या करेंगे, सनलाइट भेजेंगे। क्या करेंगे, सनलाइट भेजेंगे। अब सनलाइट भेजने के बाद अब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा 7 रंग में विभक्त हो जाता है। अब 7 रंग में जब विभक्त होता है तो आपको ये देखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन चला के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ से प्रकाश आया। ठीक है, ये प्रकाश आने के बाद अब यहाँ से ये क्या होता है, जैसे ग्लास में जाता है ना, तो थोड़ा अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी जिस पथ में जाना चाहता है उस पर ना जा करके हल्का मुड़ जाता है। ठीक है, और मुड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ से मुड़ेगा ना, तो मुड़ने के बाद यहाँ से इसमें से अलग अलग रे निकलेगा। ठीक है, अब इसको पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। जैसे इसका नाम हम बोल सकते हैं विबजियोर, यानी भी इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे IBGYOR, विबजियोर। और इसी को हिंदी में बोलते हैं बैजानी ह पिनाला। क्या बोलेंगे, बैजानी ह पिनाला। तो आपको ये बात हमको समझाना है यहाँ पे, क्योंकि इसका चैप्टर इसका जिक्र हम लोग करेंगे चैप्टर 3 में, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक आ गया है, इसके वजह से यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको चैप्टर 3 का भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर में भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे इसमें हम पॉइंट आपको ला के दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पर लेके आते हैं। ये पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि बैगनी रंग का विचलन, क्या लिखा हुआ है, बैगनी रंग का जो विचलन है, देखिए बैगनी रंग, कौन सा रंग दिख रहा है आपको, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग आपको कहाँ दिखाई दे रहा था, बैगनी रंग आपको दिखाई दे रहा था, देखिए इसमें बैगनी रंग देखिए आपका कहाँ है, जो वायलेट कलर होता है यही आपका बैगनी कलर होता है। तो इसका विचलन देखिए, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आया तो इसका विचलन क्या हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप प्रकाश देखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक रेस से निकला, यहाँ से एक से निकला, ऐसे ऐसे चला गया। ठीक है, अब ये गया तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, यहाँ पे रेड रंग है आपका, रेड कलर, और उसके नीचे यहाँ पे आपका वायलेट कलर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नीचे वाला जो है ये झुक रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका झुकाव हो रहा है, तो झुकाव को हम क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा झुक रहा है यानी ज़्यादा उसका विचलन हो रहा है, और जो कम झुक रहा है उसका कम विचलन हो रहा है। तो यही बात यहाँ पे आपको समझना है, ये जो ज़्यादा इसका विचलन हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा और इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। अब तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन पे कभी चढ़े होंगे तो देखिएगा उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है ना, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, खतरे का निशानी होता है। और उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि आप दूर से ही देख लीजिए कि आपको वहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है। जैसे सन का सुबह का प्रकाश जो होता है आपको बहुत दूर से ही दिखाई देता है रेड कलर का। ठीक है, बहुत दूर से ही दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक होता है। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी आपको ये नहीं दिखाई देता है। तो जहाँ भी आपको खतरे का निशान होता है वहाँ पर रेड कलर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको काफ़ी दूर से ही दिखाई दे वहाँ पे रेड बत्ती जल रहा है। बस ये तरंग दैर्घ्य के माध्यम से आप समझ गए। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में करती है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रकाश है हवा से कहाँ जा रहा है, तो कांच की एक प्लेट है उसमें प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है तो कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला है, कौन सा,
ये देखिए म्यू लिखा हुआ है यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम में अगर प्रकाश जा रही है उस माध्यम में देखना है। तो जिस माध्यम में जा रही है, तो देखिए अब किस माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कांच का एक प्लेट है उसमें प्रवेश कर रहा है। क्या प्रवेश कर रहा है, प्रकाश, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक बता रहा है किसका, जो आपका कांच है इसका अपवर्तनांक बता रहा है कितना है, 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको ये कांच में प्रवेश कर रही है तो इसका अपवर्तनांक कितना दे दिया है, 1.5। अब यहाँ देखिए जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो आपको निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो कांच में प्रकाश की चाल निकालिएगा। तो जिस माध्यम में, तो ये माध्यम आपका क्या है, कांच की प्रकाश वाला, तो ये निकालना है आपको, ठीक है। अब ये निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक आपको पहला ही दे दिया है। अपवर्तनांक जो हम लिखते हैं ना फार्मूला में, यहाँ पे म्यू बराबर, तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, यानी म्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे है। और प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना आपका है, और माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है किसमें, इस कांच वाला में, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें इससे गुना होगा और ये कहाँ आ जाएगा, बटा में। तो फिर यहाँ से जब इसको भेजिएगा तो 1.5 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, 1.5 दूनी कितना होता है, 3। तो जैसे ये 1.5 से 3 कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर यही आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ से अपेक्षित अपवर्तनांक आपको एक हेडिंग है, यहाँ से आपको देखना है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। अब पहला माध्यम आपका है N1, दूसरा माध्यम है आपका N2। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ये देखना है, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अब देखिएगा तो N2/N1 होता है, यानी यहाँ पे माध्यम 2 के सापेक्ष आपको देखना है। किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। किसका, माध्यम 1 का। यहाँ पे पहले 2 रहेगा फिर बाद में 1 रहेगा। ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछता, यहाँ पे बोलता माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला क्या आता है आपका, N1 2, यहाँ पे आता N1 ऊपर हो जाता, N2 आपका नीचे हो जाता। तो ये आपका एक दूसरा फार्मूला यहाँ पे तैयार हो जाता। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक आपको 2.42 ये रट लेना है। हीरा आप देखे हैं उसका एकदम याद कर लीजिएगा इसको, 2.42। इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखिए क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये आपका अपवर्तनांक है काफ़ी ज़्यादा है किसमें, हीरा में। यह प्रकाशीय माध्यम के सघन तथा इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अब जैसे देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा, अब मान लीजिए ये डायमंड है आपका, अब इसमें प्रकाश जब भेजेंगे तो क्या होता है, प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाता है इसमें, ठीक है, यानी धीमी गति से चलता है प्रकाश इसमें। अब यहाँ से देखिए, अब प्रिज्म का बात करते हैं थोड़ा सा। प्रिज्म क्या होता है, तो देखिए प्रिज्म जो होता है उसका ये आपको आकृति दिख रहा होगा। अब ऐसे त्रिभुज की तरह प्रिज्म आप बना लीजिएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। एक तंबू देखे होंगे आप, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और यहाँ से ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे। यानी प्रिज्म में आपका कितने सतह होता है, प्रिज्म में कितने सतह होता है, जिसको जितना पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं टोटल, ठीक है। चलिए अब जिसको नहीं पता है वो ध्यान दीजिए इधर। प्रिज्म में टोटल आपका 5 सतह होते हैं। कैसे, तो देखिए अगर ऐसे आप बनाते हैं, प्रिज्म ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए, ऊपर से खींच दीजिए और इसको नीचे खींच दीजिए, तो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोनों तरफ से 2 सतह, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसे बना देता हूँ मैं, इसे किताब हो गया, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो बताइए एक सतह आपका इधर से हो जाएगा, एक सतह इधर से और 2 इधर से, कितना हो गया 4, और एक नीचे वाला सतह में 5 हो जाएगा। तो प्रिज्म में टोटल कितना सतह हो जाएंगे, 5। ये भी याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। क्लियर।
चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है। कितने फलक से? 3 फलक से। तथा जिसका कोई 2 फलक आपस में समांतर ना हो, प्रिज्म कहलाता है। 2 फलक इसका क्या हो? समांतर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। यह एक कांच का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है, उसको प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपका एकदम शॉर्टकट में डिफिनेशन है प्रिज्म का, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या कहलाता है? अब कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका 2 सम्मुख फलक आपस में समांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाते हैं। जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। ठीक है, 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। जैसे देखिए अब ऐसे मैंने बताया था कि 2 त्रिभुज की तरह आपको दिखता है, ठीक है, और एक आपका आयत की तरह नीचे बनेगा, अब फिर 2 आयत की तरह आपका दोनों साइड में बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए अब ऐसे आपको दिख रहा है, तो इसमें बताइए ये आयत की तरह फेस है, इधर से देखेंगे ये भी आयत की तरह फेस है। अब नीचे देखिएगा तो ये भी आयत की तरह फेस आपका बनेगा, यानी 3 वो आयत बन रहा है और 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसे आप इसको कवर कर दीजिएगा, इधर से कवर कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि प्रिज्म कैसा हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिए ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या कहलाता है। यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। मैंने अभी जो बताए थे आपको फिगर शुरुआत में ही बताए थे, वही आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब उसमें क्या होता है कि प्रकाश जाता है और प्रिज्म में जैसे पड़ेगा उसके बाद वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, वही आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी ये आपका त्रिभुज हो गया, इसमें अगर हम श्वेत प्रकाश भेज रहे हैं तो ये प्रकाश जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होता है और ये 7 रंग आपको पर्दे पे दिखाई देता है। ठीक है, जब पर्दे पे दिखाई देता है तो यही घटना हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पदार्थ जिस पर 7 रंग प्राप्त किया जा सकता है उसे वर्णपट कहते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा पर्दा हो गया, ठीक है, इस पर हम 7 रंग क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं, इसी को हम वर्णपट कहते हैं। यानी रंग इस पर पूरा का पूरा हमें फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, जैसे इमेज में आपको ये दिख रहा है, मैं फिर से एक इमेज आपको ला कर दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जिस पर आपको प्राप्त हो रहा है टोटल कलर, ठीक है, इसी को वर्णपट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पर्दा लगा दिए, वाइट पर्दा, और इसी पे हमारा पूरा का पूरा रंग दिख रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं वर्णपट यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध वर्णपट, एक अशुद्ध वर्णपट। अब शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है? देखिए वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? शुद्ध वर्णपट होते हैं। वर्णपट जो होता है ना, उस पर एकदम सीधा सीधा रंग आपको दिखाई दे, आप आसानी से पहचान सके कौन सा रेड है, कौन ब्लू है, कौन ब्लैक है और कौन बैगनी है। इस टाइप से आप पूरा का पूरा पहचान लीजिएगा, उसमें 7 कलर आपको दिख जाएगा। और जिसमें वर्णपट क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। मैंने अभी समझाए थे आपको, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम क्यों होता है? क्योंकि इसका विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये नीचे वाला भाग में होता है, तो इसका विचलन जब अधिक होगा तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। और रेड रंग जो होता है उसका विचलन कम होता है, तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब कि आपको दूर से जिस कलर को दिख रहे हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, और दूर से किसी कलर को आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य कम है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे समझना है। सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग रहने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है, और इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप त्रिभुज ऐसे देख रहे थे, यहाँ से श्वेत प्रकाश गया, अब यहाँ से आपको अलग अलग कलर यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाला जो कलर होता है क्या होता है? रेड कलर। तो इसका क्या होता है कि यहाँ से विचलन जो हो रहा है, विचलन कम हो रहा है और इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बैगनी कलर है, वायलेट कलर है, तो इसका विचलन ज़्यादा हो रहा है, यानी ज़्यादा घूम रहा है। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। बस यही आपको यहाँ पे समझना है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपको, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। अब श्वेत प्रकाश जो होता है आपका, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एकदम श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंगों का मिश्रण है। जैसे अगर आप देखिएगा कि पानी का थोड़ा सा बूंद, या आप रेनबो ले लीजिए, रेनबो जैसे बारिश होता है, तो बारिश के समय हम क्या करते हैं, जैसे इधर से अगर धूप निकला हुआ है, इस साइड से धूप निकला हुआ है, तो आपको इधर रेनबो बनता है, इधर रेनबो बनता है, और इधर से धूप रहेगा तो इधर रेनबो बनेगा। यानी सूर्य के प्रकाश से ही वो रेनबो आपका तैयार होता है, जिसमें आपको 7 कलर का एक पट्टी बना हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए, श्वेत प्रकाश का मिश्रण जो है एक प्रयोग के द्वारा आपको बताना है। तो इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। क्या को प्रिज्म लीजिएगा? 2 प्रिज्म लीजिएगा। पहले प्रिज्म का आधार नीचे, तो दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर कर लीजिएगा। 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म का आधार यानी बेस जो होता है उसको नीचे कीजिएगा और दूसरा को ऊपर कीजिएगा। ऊपर करने के बाद क्या करना है आपको, प्रयोग में दिखाना है कि जो पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है और वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। जब 7 रंगों में अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है और श्वेत प्रकाश दिखाई देती है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो बस ये प्रयोग आपको दिखाना था यहाँ पे, बस इतना ही सा इसमें काम है। अब विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण आपको बताना है। विचलन कोण होता कौन सा है रियल में, इसको देखना है। विचलन कोण देखिए, बढ़ाए गए आपतित किरण। आपतित किरण कौन सा है, मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज पे थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये हमारा एक त्रिभुज है यानी प्रिज्म है। कौन सा है, ये प्रिज्म है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब कह रहे इसमें बढ़ाए गए आपतित किरण। आपतित किरण कौन होता है, ये जो किरण आ रहा है प्रिज्म पर उसको आपतित किरण बोलेंगे। इसको बढ़ाना है, यानी जैसे मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको बढ़ाना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। बढ़ा दिए तो बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। अब निर्गत किरण कौन सा होता है, जैसे ये आपका परावर्तित किरण हो गया, तो इसको बढ़ाइएगा तो इसको निर्गत किरण कहते हैं। इधर पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो निर्गत किरण कहते हैं। अब इसी के बीच जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। यानी वहाँ से विचलित हुआ, जाना तो ये सही इसको सीधा, लेकिन सीधा ना जा करके क्या हुआ, इधर की तरफ मुड़ गया, ठीक है, वही विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से सूचित किया जाता है, डेल से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आता है, लेंस किसे कहते हैं या ताल किसे कहते हैं। अब लेंस के बारे में आपको देखना है यहाँ पे थोड़ा सा। जो लेंस होता है आपका, लेंस आप देखे होंगे, लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो दोनों लेंस में आपको क्या दिखता है कि एक का जो सतह होता है बीच में मोटा होता है, किनारे किनारे पतला होता है, और एक में क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे किनारे मोटा होता है। तो ये देख के आपको पता लगाना है कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो होता है उसमें क्या होता है, बीच वाला भाग मोटा रहता है यानी उठा रहता है, बीच वाला भाग उठा रहता है, तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे किनारे मोटा होता है। जैसे हम इमेज बना रहे हैं बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका है उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस, और ये वाला क्या है आपका अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसी दोनों के बारे में आपको देखना है, एकदम आसानी से समझिए इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 निश्चित आकार वाले ज्यामिति सतहों से घिरा पारदर्शी, यानी 2 निश्चित आकार वाले। अब मान लीजिए कि एक हमारा ऐसे बना रहे हैं, तो इसको अगर गोला करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऐसे पूरा बनेगा, ठीक है। अब फिर इधर से अगर हम लेते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा लिए, ठीक है, अब फिर इसको भी करेंगे तो क्या होगा, एक गोला बनेगा। यानी 2 हम इमेज को ले करके और कट करके तब एक क्या बनाया हम यहाँ पे बना दिए, एक
लेंस बना दिए, कौन सा, उत्तल लेंस, यानी 2 लेंस को कट करके हम उत्तल लेंस बना दिए। अब फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर 2 लेंस हम देखते हैं कि 2 लेंसों का मिश्रण है, यहाँ भी 2 लेंसों का मिश्रण है, तो दोनों को काटेंगे और जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा अवतल लेंस तैयार होता है। ठीक है, तो ये दोनों इमेज आपको देख के समझ में आ गया होगा कि लेंस होता कैसे है और कैसे कैसे यहाँ पे 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। और इसी माध्यम से देखिए एक भाग क्या होता है, वक्रित रहता है, और या ताल या लेंस कहते हैं इसको, यह प्रायः कांच का बना होता है। कैसा होता है, कांच का बना होता है, यानी उसमें शीशा का रहता है पूरा। उसके बाद देखिए उसका सतह गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस और बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहते हैं। जैसे देखिए गोलाकार लेंस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक है तुम्हारा अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस। तो मैंने उत्तल अवतल दोनों बता दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए अब अवतल लेंस क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो अवतल लेंस का जो भाग होता है कैसा होता है, बीच में पतला, किनारे किनारे मोटा, आप यही याद रखिएगा। यानी वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला होता है और शीर्ष यानी किनारे वाला भाग मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको इमेज यहाँ पे बनाया गया है, ऐसे इमेज बनाया गया है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो बीच वाला भाग क्या है, पतला है, और किनारे वाला भाग मोटा है। ठीक है, आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अब आइए उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा होता है और शीर्ष का भाग पतला होता है। ठीक है, उसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, अभिसारी और अपसारी, एक बार और आपको रिपीट करा दूं ताकि फिर से आपको दिमाग में आ जाए। अभिसारी और अपसारी। अपसारी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। अभिसारी को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश को इकट्ठा करना। जैसे ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है, तो ये प्रकाश जाने के बाद जैसे बाहर निकलेगा तो एक जगह पर भी आके मिलेगा, एक जगह मिलेगा, तो इकट्ठा करने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ऐसे बनता है हमारा, ये प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। अगर प्रकाश हम यहाँ से भेज रहे हैं तो क्या होगा, बाहर निकलते ही ये यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, बाहर निकलते ही अपना क्या कर लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी फैलते हुए जाएगा। तो इसको हम अपसारी लेंस कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अपसारी, अपसारी लेंस बोल सकते हैं। किसको, उत्तल को, और अवतल को अभिसारी लेंस बोल सकते हैं, अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ सब। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए। उत्तल लेंस के भागों को लिखें। क्या लिखना है, उत्तल लेंस के भागों को लिखें, यानी उत्तल लेंस से कौन कौन सा आपका भाग बन सकता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और अवतल लेंस से कौन कौन सा आपका भाग बन सकता है इस पर ध्यान देना है। तो उत्तल लेंस से आपका उभयोत्तल बन सकता है, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, ये आपका 4 भाग बन सकता है। अवतल से तो इसमें सिर्फ देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा आया हुआ है, यहाँ पे व की मात्रा है, तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि किसका भाग है, अवतल लेंस का भाग है या उत्तल लेंस का भाग है। ठीक है, तो इतना से आप क्लियर कर लीजिएगा। 3-4 नाम इसमें भी है, उभयावतल, समतलावतल, उत्तलावतल। ठीक है, तो इतना से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक करके सबका डिफिनेशन दिया हुआ है। समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं, अब देखिए इसमें 2 लेंस का मिश्रण है। वैसा लेंस जिसका दोनों भाग क्या हो, उत्तल हो। कैसा हो, दोनों भाग उत्तल हो। उत्तल कहने का मतलब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस से घिरा होना चाहिए। जैसे एक लेंस हो गया आपका और इधर से एक और हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इमेज अच्छे बना दूँ। वैसे दोनों का दोनों भाग क्या होना चाहिए, उत्तल का। ठीक है, तो उसको उभयोत्तल बोल सकते हैं। ऐसे अगर इमेज रहता है आपका, तो ये फर्स्ट वाला का इमेज हो गया आपका उभयोत्तल। समतलोत्तल में देखिए वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो, यानी एक भाग आपका समतल होना चाहिए और दूसरा भाग उत्तल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक समतल बना दिए और यहाँ से एक बना दिए ऐसे उत्तल वाला, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समतलोत्तल कहलाएगा। दूसरा अवतलोत्तल में क्या होता है, वैसा लेंस जिसका पहला भाग अवतल और दूसरा भाग क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। अब पहला भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल होना चाहिए, तो पहला भाग जो होता है आपका क्या होगा, अवतल, ऐसे बनेगा, और दूसरा
उत्तल। ठीक है, वह अवतल तो फर्स्ट वाला आपका ऐसे होना चाहिए, दोनों भाग उत्तल हो गया ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे थर्ड नंबर वाला अवतल उत्तल। ठीक है, अब उसके बाद अब आता है आपका उभयावतल। अवतल उत्तल हम देख लिए, उभयावतल में देखिए वैसा लेंस जिसमें दोनों भाग अवतल होता है। दोनों भाग कैसा होता है? अवतल, यानी ऐसे बनेगा आपका, दोनों भाग अवतल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल उत्तल। उसके बाद उभयावतल, वैसा लेंस जिसमें दोनों भाग अवतल हो उसे उभयावतल बोलते हैं। और समतल उत्तल में एक भाग आपका क्या होगा? समतल, और दूसरा भाग अवतल होगा। ठीक है, एक समतल होगा और दूसरा एक से अवतल बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? समतल उत्तल। और उसके बाद ये आपका लास्ट वाला है अतला अवतल, वैसा लेंस जिसका पहला भाग उत्तल दूसरा भाग अवतल, यानी पहला भाग क्या बनेगा? उत्तल, उत्तल मतलब ऐसे बनेगा उठा हुआ भाग, और दूसरा एक बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, ये कहलाएगा आपका अवतल उत्तल। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ये देखना है यहाँ से, ये आपका इमेज वाला कहानी खत्म होता है। अब आइए यहाँ से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। मैंने आपको ये समझाया है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को इकट्ठा करता है एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो आता है वो फैल करके निकल के चला जाता है, एक बिंदु पर नहीं मिलता है, वो फैलते हुए चला जाता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी उसका प्रकाश फैलते हुए चला जाता है और अभिसारी में एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा होता है। ये पॉइंट आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं लेंस होने का शर्त, यानी लेंस होने का शर्त क्या होगा। मैंने उत्तल अवतल आपको दोनों समझा दिए, बस डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको एक बार। अब लेंस होने का क्या शर्त होता है, देखिए जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस से जैसा कार्य करेगा और अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, यानी अपवर्तनांक अगर माध्यम से ज़्यादा हो तब लेंस की भांति काम करता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी के पास अगर ये रहता है चश्मा, ठीक है, तो चश्मा भी क्या होता है? लेंस लगा रहता है। तो लेंस में क्या होता है कि लेंस के माध्यम से आपका वस्तु आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब लेंस का पावर देखना है कि उसमें लेंस का पावर कितना है, 0.5 है या 1.5 है या 2.5 है, उसके हिसाब से आपका वस्तु आगे पीछे उस पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका जो आँख का लेंस होता है अगर वो ख़राब होता है तो ये ग्लास में लगा करके आपको दिखाया जाता है, तो उसमें अपवर्तनांक जो होता है ना 2.5 1.5 इस टाइप से लगा करके उसमें दिखाया जाता है आपको, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले का बना होता है, यानी लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों का वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आपस में बराबर होगी, तथा गोले का आकार अलग अलग होगा तो वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, इसमें कहने का मतलब है कि वक्रता केंद्र जो बनाते हैं, अगर हमारा दो गोला बन रहा है, कैसे ऐसे, अगर ये दोनों गोला सेम रहेगा तो इसमें मुख्य अक्ष हमारा रहता है, तो इसका फोकस यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ पे केंद्र हो गया बीच में, और बीच में फोकस बनेगा, फिर यहाँ बीच में केंद्र हो गया और यहाँ पे फोकस बनेगा। अगर ये दोनों गोला समान रहेगा, यानी उसका रेडियस सेम रहेगा, तब फोकस दूरी क्या होगा? सेम रहेगा। अगर गोला बड़ा छोटा होगा तो उसका रेडियस भी क्या होगा? बड़ा छोटा निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक गोला मैं छोटा सा ले लिया, एक गोला बड़ा ले लिया, तो ये दोनों को बोलेंगे कि बताइए इसका फोकस दूरी सेम होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों गोला बराबर हमें लेना पड़ेगा, तब जाके हमें इस पर फोकस दूरी या रेडियस हम बराबर निकाल सकते हैं। ये बात इसमें बताया गया है, जो इमेज में आपको वहाँ पे सामने दिख रहा है। एक बार इमेज को आप बना लीजिएगा, यहाँ पे इमेज छोड़िएगा मत, ये बराबर इमेज बना लीजिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें बना लीजिएगा रेडियस, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अलग अलग कर लीजिएगा, आप इसमें इमेज बना लीजिएगा, आपका ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका बीच में सेंटर बनता है C1, ये C2, इसमें भी बनता है C2, ये हो जाएगा आपका C1। तो ये आपका कौन सा लेंस बन रहा है? उत्तल। यहाँ पे कौन सा लेंस बन रहा है? आपका अवतल। तो यहाँ पे अवतल लेंस बन रहा है, अवतल लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये 2 लेंस आपका बन रहा है। यानी अगर यहाँ से काट के हटा देंगे, ऐसे काट के हटाएंगे आपको, तो क्या दिख रहा है? बीच वाला भाग उठा हुआ है, यहाँ से उत्तल लेंस बन रहा है। और यहाँ पे बीच वाला का अगर काट के हटा देते हैं, क्या बन रहा है आपको? यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो ये आपका अवतल लेंस का जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझना है। अब आता है प्रधान अक्ष की बात, यानी प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? जैसे अब आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रधान अक्ष, तो जैसे ये गोला था, तो बीच में जो लाइन जाता है इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इसमें वक्रता केंद्र हमारा कौन सा होता है? C। तो इससे होकर जो भी अगर लाइन जा रहा है उसको हम प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। फोकस क्या होता है? लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही लेंस की फोकस कहते हैं। अब ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे प्रिज्म आप रख लीजिए, एक लेंस रख लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा? मुख्य अक्ष के पैरेलल गया और परावर्तन के बाद, यानी इस लेंस के बाहर जब ये जाएगा और जहाँ पे मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ से प्रकाशीय केंद्र देखिए। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है और प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यानी जैसे क्या होगा? प्रधान अक्ष के स्थिति पर एक बिंदु से होकर प्रकाशीय किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ पर निर्गत हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी, फोकसांतर या नाभ्यांतर। तो सिर्फ फोकस दूरी से आप समझिए कि फोकस दूरी आपका क्या होता है, बस वही सब तीनों नाम अलग अलग है, सेम नाम है, बस यहाँ पे आप फोकस दूरी समझ लीजिए। फोकस दूरी होता क्या है? यानी बीच में एफ होता है, तो ये कहाँ से कहाँ तक दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, आपको पता है, दर्पण में आप अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी लेंस के जो प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र है यहाँ से, केंद्र से लेकर के कहाँ तक, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी लेंस आपका हो गया यहाँ से, तो लेंस का जो केंद्र हो गया यहाँ से लेकर के और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, यही हमारा फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेंस का द्वारक, लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। जैसे लेंस का वृत्तीय परिधि होता है, अब इसका जो ये वृत्तीय परिधि दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका लेंस का द्वारक कहलाता है, ठीक है। अब ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। जब लेंस आपका मोटा लगेगा, जब आँखों में आपका मोटा मोटा लेंस लगेगा, तो फोकस दूरी आपका क्या होगा, कम बनेगा। यानी आपको नज़दीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर दूर के वस्तु में आपको दिक्कत है आँख से देखने में, तो उसमें पतला पतला लेंस लगता है। और जब नज़दीक के वस्तु में आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो उसमें मोटा मोटा लेंस लगेगा। यानी आपके जो ये ग्लास होता है, ये मोटा मोटा हो जाएगा, तो समझिए उसमें उस व्यक्ति को पास के वस्तु को फ्रेश नहीं देख पा रहा है, साफ साफ नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसका लेंस क्या हो रहा है, दिन पर दिन मोटा होते जा रहा है। और किसी के आँख से दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसके आँखों में जो लेंस लगता है या चश्मा में जो लेंस लगाया जाता है, वो कैसा रहता है, पतला लेंस लगता है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलते रहता है, ठीक है। वक्रता केंद्र उसका नहीं बदलेगा। सभी दूरियाँ प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। अब सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। यानी जैसे मान लीजिए लेंस है, तो इसके केंद्र से नापना है आपको। कहाँ से नापना है, इसके केंद्र से, ठीक है।
लेंस का कांच पट्टी कब बन जाता है? जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस के कांच की पट्टी जैसा कार्य करता है। इसमें से कोई फोकस अनंत हो जाता है। चलिए, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है? अंतर लिखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। तो अंतर एकदम आपका आसान होगा, क्योंकि आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बहुत चर्चा सुन ली। अब इसके बारे में आपको मतलब एक बार देखिएगा, एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा बात। इसमें देखिए अंतर में क्या होता है, बहुत आसान पॉइंट होता है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा होता है तथा शीर्ष का भाग पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बस डेफिनेशन नहीं उठा के एगो पहले डाल दीजिए। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है, शीर्ष का भाग मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बस डेफिनेशन उठा के आप एक डाल दीजिए। दूसरा, इसका फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। किसका? अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का, आपका उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है? धनात्मक होता है। जबकि इसमें अवतल लेंस में इसका फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है निगेटिव, पॉजिटिव और आवर्धन की क्षमता, तो ये बात आपको समझना है क्लियर। तो देखिए जैसे ही आपका ये दूरी होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लेंस है, ठीक है, यहाँ पे लेंस है, तो आपका फोकस बनेगा। जैसे मान लीजिए वस्तु आप यहाँ से भेज रहे हैं, तो वस्तु भेजेंगे तो आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे आपका लेंस बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसमें भी आपका फोकस बनेगा, दोनों तरफ बनेगा, F1 F2 बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रतिबिंब जब इधर से जैसे प्रकाश भेज रहे हैं, तो प्रकाश भेजने के बाद ये आपका क्या होता है? यहाँ से फैलते हुए जाता है। जब फैलते हुए जाता है तो इसका प्रतिबिंब आपका पीछे की तरफ आगे बनता है, तो इसका फोकस दूरी यहाँ से वस्तु को जाते हुए प्रतीत होता है। जैसे मैं फिर आपको बना के बताता हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से प्रकाश भेजे किसके? मुख अक्ष के पैरेलल, तो जाने के बाद तुरंत क्या होता है? ये फैलना चालू कर देता है। जब ये फैलेगा तो आपको भी दिख रहा है कि ये फैल रहा है, तो ये पीछे की तरफ इसको डॉट करके देखेंगे, पीछे की तरफ डॉट करके देखेंगे तो बताइए काल्पनिक बन रहा है कि आभासी बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है? तो ये आपका काल्पनिक बन रहा है। तो काल्पनिक किस में बनेगा? अवतल लेंस में। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि अवतल लेंस कहाँ गया? अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और इसका फोकस दूरी कैसा होगा? निगेटिव होगा, यानी इधर बन रहा है। आपने ये बात देखा होगा कि इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया कि इसकी फोकस दूरी कैसे होती है? निगेटिव होती है, और इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लेंस था आपका, अगर यहाँ से प्रकाश भेज रहा है मुख अक्ष के पैरेलल, तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ मिलेगा? ये दर्पण लेंस के आगे मिलेगा। जब आगे मिलेगा तो इसका फोकस कहाँ बनेगा? आगे बनेगा। तो इधर वाला भाग जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका फोकस दूरी कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है। इसका फोकस दूरी पीछे बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है? निगेटिव, और इसमें पॉजिटिव हो रहा है। तो उत्तल लेंस में पॉजिटिव बन रहा है और अवतल लेंस में निगेटिव बन रहा है। तो इसी के हिसाब से आपका आवर्धन वाला क्षमता भी आप देख लीजिए कि उत्तल लेंस में क्या होगा? आवर्धन क्षमता धनात्मक बनेगा और इसमें ऋणात्मक बनेगा। चलिए, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब का बात करते हैं। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनता कैसे है? देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। उत्तल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब का प्राप्त करने का नियम। अब देखिए, कुछ नियम है, जैसे मैंने आपको दर्पण में नियम बताया था, उसी तरह इसमें भी कुछ नियम है, उसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये नियम आपको यहाँ से 2 नियम दिख रहा है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो बिना अपवर्तन के वो सीधे पार कर जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, ये आपका लेंस है, अगर यहाँ से हम सीधा भेजेंगे तो क्या कर रहा है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो प्रकाश की किरण
को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब इसमें मान लीजिए कि आपका फोकस यहाँ पे है, ये फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कहाँ से भेजेंगे, दूसरा बात बता रहा है कि अगर केंद्र से भेज रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लेंस का केंद्र है, यहाँ से भेजिएगा तो सीधा का सीधा एकदम चल जाता है, इसमें कहीं विचलित नहीं होता है, सीधा चल जाता है। ठीक है, वही अगर कहीं और से जा रहा है तो मुड़ करके फोकस के पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये दो बात आपको समझ में आ गया। किरण आरेख, अब यहाँ से किरण आरेख आपको देखना है, किरण आरेख कैसे खींचा जा रहा है। ठीक है, तो किरण आरेख जैसे मैंने आपको बताया था दर्पण में, तो एक बार दर्पण वाला बात आप ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लेंस वाला पे आइएगा, क्योंकि दर्पण वाला अगर समझिएगा नहीं तो फिर लेंस वाला समझने में आपको दिक्कत होगा। इस वीडियो के लिंक में आपको दर्पण वाला वीडियो का लिंक है, आप जा करके उसको देखिए और उसके बाद फिर इसके आगे आके देखिएगा, क्योंकि उसको देखिएगा नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अगर उसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में